गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है वो भी प्रभावित होता है। अब बात करते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। बेसिकली हम तापीय प्रतिलोमन को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है अप्रवाही या तापीय प्रतिलोमन, दूसरा है अभिवहनीय यानी एडवेक्शनल इन्वर्जन, और थर्ड है यांत्रिक प्रतिलोमन या मैकेनिकल या यांत्रिक इन्वर्जन। बढ़ते हैं आगे। जो अप्रवाही प्रतिलोमन है, अप्रवाही यानी जिसे हम थर्मल इन्वर्जन कहते हैं। अब थर्मल के अंतर्गत हमने शब्द लिया तापीय, ठीक है। तो तापीय शब्द न लेकर हम इसे रेडिएशन इन्वर्जन कहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसे हम नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन भी कहते हैं, अप्रवाही प्रतिलोमन। ये 2 प्रकार का होता है, जिसे हम ऊंचाई के आधार पर डिवाइड करते हैं। ऊंचाई के आधार पर किस प्रकार से डिवाइड करते हैं? ऊंचाई के आधार पर इसके 2 भाग कर सकते हैं। एक है सरफेस, जिसे हम धरातलीय प्रतिलोमन कहते हैं, जो ऐसी स्थिति है यानी टेम्परेचर ऊंचाई के साथ घटने की अपेक्षा बढ़ रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति धरातल के पास ही हो रही है, तो उसे हम सरफेस इन्वर्जन कहेंगे। और दूसरी जो स्थिति होती है जिसे कहा जाता है उच्च तलीय प्रतिलोमन, यानी ये जो प्रतिलोमन की जो स्थिति है वह थोड़ी सी ऊंचाई पर होती है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये अपर एयर इन्वर्जन है। बढ़ते हैं आगे कि किस प्रकार से ये धरातलीय विकिरण होता है। जैसे कि धरातलीय विकिरण की बात करें, यह धरातल के पास ही संपन्न होता है, यानी धरातल के निकटतम जो भाग है वहां पर इस प्रकार की प्रक्रिया घटित होती है। इसी कारण इसको धरातलीय प्रतिलोमन भी कहते हैं। इस प्रकार का जो इन्वर्जन या जो प्रतिलोमन है, आपको मिडल तथा हाई लैटिट्यूड जो है, यानी मध्य अक्षांश तथा उच्च अक्षांश, या फिर हम कहें कि 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लगाकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, वहां पर जो बर्फ से ढके हुए क्षेत्र है, उन भागों में सर्दियों की लंबी रात्रों, यानी रात काफी लंबी है, उस समय ये प्रक्रिया घटित होती है। तो रात अगर लंबी है तो सूर्य का जो प्रकाश है वह बिना किसी रुकावट के बहुत तेज गति से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की क्रिया के कारण अपनी ऊष्मा को छोड़ देता है, और उससे धरातल काफी ठंडा हो जाता है। जबकि उसके ठीक ऊपर वाला जो भाग है वह उसकी अपेक्षा थोड़ा सा गर्म रहता है। अब ठंडे धरातल, जो धरातल ठंडा ठंडा क्यों है कि धरती ने अपनी ऊष्मा को छोड़ दिया। अब उसके संपर्क में आएगी ठंडी वायु। अब ठंडी वायु उसके ऊपर से बहेगी तो वो भी ठंडी हो जाएगी। लेकिन इसके ठीक ऊपर का जो भाग है, जो धरातल के संपर्क में नहीं है, तो वहां पर गर्म वायु की परत बनी रहती है। ऐसी स्थिति में वहां पर इन्वर्जन की स्थिति बन जाती है। अब इस प्रकार का जो प्रतिलोमन है, उसके लिए भी कुछ फेवरेबल कंडीशंस जो हमने पहले पढ़ी, वही कंडीशंस लागू होती हैं कि एक तो सर्दियों की रात काफी बड़ी हो,
अब रात काफी बड़ी होगी तो ऊष्मा तेज गति से नष्ट होती रहेगी। आकाश बादल रहित हो, यानी उस ऊष्मा को वापस लौटने में किसी प्रकार की कुछ समस्या न हो। वायुमंडल एकदम शांत और स्थिर हो, ताकि तापमान का स्थानांतरण और मिलावट ना हो। एकदम से कोई ठंडी की जगह गर्म हवा आ जाए या गर्म की जगह ठंडी हवा आ जाए, ऐसी स्थिति ना हो। धरातल के पास शुष्क पवन हो, ड्राई एयर हो, ताकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को वो एब्जॉर्व न कर पाए। और बर्फ से ढका हुआ धरातल हो, ताकि इंसोलेशन का रिफ्लेक्शन अधिक हो। तो ऐसी स्थिति में रिफ्लेक्शन अधिक होगा और जो अर्थ के अंदर जो ऊष्मा है वह बर्फ बाहर निकलने नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में वायुमंडल में अप्रवाही प्रतिलोमन यानी नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बात करें भूमध्य रेखा इक्वेटोरियल जो रीजन है, तो उस क्षेत्रों में इस प्रकार की जो इन्वर्जन की स्थिति होती है वह केवल सर्दियों की रातों में ही होती है, और वो भी कुछ समय के लिए, अल्पकालिक, यानी बहुत छोटी ड्यूरेशन के लिए इस प्रकार की स्थिति होती है। सुबह लगभग 7-8 बजे तक ये स्थिति वहां पर रहती है, और जैसे ही सूर्योदय समाप्त होता है तब समाप्त होने, यानी सूर्योदय हो चुका है उसके बाद समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति की बात करें तो जो 0 डिग्री अक्षांश है वहां से उच्च अक्षांश यानी 90 डिग्री जो अक्षांश है उसकी तरफ ये बढ़ती रहेगी, और इसी स्थिति के कारण कोहरा यानी फॉग की जो स्थिति है वह बनी रहती है। तो अल्पकालिक होता है, बहुत कम समय के लिए रहता है, और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे इसकी जो ड्यूरेशन है वह बढ़ती रहेगी। तो पहला प्रकार धरातलीय या जो सरफेस, या हम इसे कह सकते हैं कि हमने इसे दो भागों में डिवाइड किया कि अप्रवाही प्रतिलोमन जो है जिसे हम नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन कहते हैं, उसको हमने हाइट के हिसाब से दो भागों में डिवाइड किया। पहला था ये धरातलीय प्रतिलोमन जिसे हम रेडिएशन प्रतिलोमन कहते हैं या रेडिएशन इन्वर्जन कहते हैं, कंप्लीट होता है। दूसरा जो है वह है उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन, अपर एयर इन्वर्जन। ठीक है, अब अपर एयर में आ जाती है हमारे समताप मंडल। समताप मंडल में O3 ओजोन गैस पाई जाती है। वो क्या करती है कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्व कर रही है, और वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस परत के दोनों ओर अपेक्षाकृत तापमान कम हो जाता है, और वहां पर तापीय व्युत्क्रमण की स्थिति बनती है। कैसे कि देखिएगा कि हमने कहा कि क्षोभ मंडल में टेम्परेचर कम हो रहा है, समताप मंडल में धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बढ़ क्यों रहा है? यहाँ पर बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर पाई जाती है ओजोन, और ओजोन यूवी रेज को एब्जॉर्व करती है। ऐसी स्थिति में वहां पर तापमान बढ़ा देती है। इसी कारण ओजोन के ऊपर वाले भाग में तथा ओजोन से नीचे वाले भाग में जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वह 12 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर होता है, इसलिए उसको अपर एयर टेम्परेचर इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एडवेक्शनल इन्वर्जन।
अभिवहनीय या संपर्कीय प्रतिलोमन। ठीक है, अब ये किस प्रकार से घटित होती है? तो इससे वायुमंडल का अस्थिर होना तथा पवनों में क्षैतिज संचार यानी हॉरिजेंटल सर्कुलेशन ऑफ एयर की नीड होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की स्थिति के लिए हमें कई फेवरेबल कंडीशंस की आवश्यकता है, जिसमें अगर हम बात करें कि जब गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर आ जाए, अब गर्म हवा जो हल्की है और जो हल्की होती है वह ऊपर जाती है। तो यहाँ क्षैतिज संचार यानी हवाएं जो हैं इस प्रकार से क्षैतिज रूप से चलेगी, और गर्म हवा जब ठंडी हवा के ऊपर आ जाएगी, ऐसी स्थिति में इन्वर्जन की स्थिति होगी। तो इस प्रकार की स्थिति शीतोष्ण जो चक्रवात होते हैं तब देखने को मिलती है। अब शीतोष्ण चक्रवात क्या होते हैं वो हम आगे वाले चैप्टर्स के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, फिर बढ़ते हैं कि जब क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टली जब हवा चलती है तो जो गर्म हवा जो होती है वह आपके सागर तटीय क्षेत्र जो होते हैं वहां पर हमें इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। जैसे कि हमने कहा कि जो शीतोष्ण चक्रवातों की जो शीत वाताग्र जो हवाएं होती है या जो वाताग्र होता है जिसको फ्रंटोजिस कहते हैं, तो जो फ्रंटोक्स जो होते हैं वह ठंडी हवा उसमें एक्टिव होकर गर्म हवा को ऊपर की ओर धकेलती है। ठंडी हवा भारी है इसलिए धरातल के पास रहती है और वो गर्म हवा को ऊपर पहुंच देती है। तो इस प्रकार से वहां पर इन्वर्जन की स्थिति होती है। तो इस प्रकार से ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा स्थापित हो जाती है और वहां पर व्युत्क्रमण की स्थिति बन जाती है। इसी प्रकार से जब भी गर्म वायु ठंडी वायु के क्षेत्र में या ठंडी वायु गर्म वायु के क्षेत्र में प्रवेश करती है, ठीक है, तब जो वायु भारी है यानी भारी कौन सी है? ठंडी। तो ठंडी वायु नीचे रहेगी और गर्म वाया जो वायु है उसको हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाएगी। ऐसी स्थिति में वहां पर व्युत्क्रमण यानी इन्वर्जन की स्थिति बन जाएगी। गर्म जो वायु है यानी जो हॉट एयर है वह मूव होने पर महाद्वीपों पर यानी कॉन्टिनेंटल का जो रीजन है तो वहां पर शीत ऋतु के समय वहां पर प्रतिलोमन देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं जो महासागरीय सतह है जो ना यानी जो ओशियन सरफेस है वहां पर गर्मियों के समय इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। यानी ये हवा कब गर्म होगी? तो गर्म हवा किस प्रकार से, जैसे महाद्वीपों के पास शीत ऋतु में इस प्रकार की स्थिति होती है। किस क्यों होती है कि सर्दियों के समय महाद्वीपों का कॉन्टिनेंटल का जो क्षेत्र है वो काफी ठंडा हो जाता है। तो ठंडे क्षेत्र पर जब हवा चलेगी तो वो ठंडी हो जाएगी। ठीक है, ठंडी हवा नीचे रहेगी, गर्म हवा ऊपर चली गई। ओशियन वाले जो रीजन है तो वहां पर पानी काफी देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है। महासागरों के ऊपर जो गर्म हवाएं चलती है, ठीक है, उसका स्थान अगर ठंडी हवा न ले लिया तो गर्म हवा ऊपर चली जाएगी और ठंडी हवा वहां पर नीचे आ जाएगी। तो इस प्रकार से ऐसी ही स्थिति जब ठंडी व गर्म जल धाराएं मिलती है तभी भी इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है, जिससे भी तापमान का व्युत्क्रमण हमें देखने को मिलता है। पर्वत की घाटियों में यानी जो वैलीज है वहां पर भी इस प्रकार का हमें प्रतिलोमन देखने को मिलता है। यानी हम कहें या फिर कहें तो इसको हम 3 से 4 भागों में बांट सकते हैं। एक बार पुनः मैं बताऊंगा। जब ठंडी रात होती है तो घाटियों के ऊपरी भागों में विकिरण के कारण टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इसको मैं इस प्रकार से बनाता हूँ आपके सामने। मान लीजिए ये कोई वैली है, ठीक है, बुक में देखिएगा आपको इस प्रकार से एक चित्र देखने को मिल जाएगा। अब वैली का जो ऊपर वाला रीजन है या यहां से क्या हुआ? रेडिएशन अधिक हुआ। तो रेडिएशन अधिक हुआ तो ये तो यहाँ का हिस्सा तो हो गया ठंडा, ठीक है, और कंपेयरली यहाँ पर हवा जो इसके संपर्क में आई
वो भी ठंडी हो गई। उससे कंपेयरली यहाँ पर जो टेम्परेचर जो रहेगा वह गर्म रहेगा। अब ये जो ठंडी हवा है वो क्या करेगी, सबसाइड करेगी, नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि ये भारी है तो भारी हवा है तो भारी नीचे आएगी। जैसे ही नीचे आएगी तो यहाँ की जो गर्म हवा है उसको क्या करेगी, वो ऊपर धकेल देगी। यानी जो हॉट एयर है वो असेंडिंग ऑर्डर में नीचे की तरफ आएगी और गर्म हवा को ऊपर लेके चली जाएगी। तो इस प्रकार की स्थिति में वहां पर आपको टेम्परेचर का वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो इसको बेसिकली हम कह सकते हैं तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक चक्रवाती स्थिति, जब शीत वातराग बनते हैं जिसे कोल्ड फ्रंट कहते हैं, उस स्थिति में जब दो स्वभाव की हवाएं मिलती हैं। दो स्वभाव की हवाएं का अर्थ हो गया कि एक कोल्ड एयर है और एक हॉट एयर है। अब हॉट एयर गर्म है और ये ठंडी है, ठीक है। ये कोल्ड और ये हॉट। जो कोल्ड है वो रहेगी भारी, तो ये तो चली जाएगी नीचे और हॉट एयर ऊपर चली जाएगी। फिर धीरे धीरे ये गोल गोल घूमते रहेंगे और यहाँ पर चक्रवात बनता रहेगा। इसी प्रकार से घाटियों वाला मैंने इस प्रकार की स्थिति बताई कि घाटियों का जो ऊपरी हिस्सा है वहां पर रेडिएशन अधिक होने के कारण टेम्परेचर काफी लो हो जाता है। उसके संपर्क में आने वाली हवाएं वो भी ठंडी होती है और ठंडी होने के कारण हवा भारी हो जाती है और वो सबसाइड करती है, नीचे की तरफ बैठती है। वो असेंडिंग डिसेंडिंग एयर के रूप में, यानी वो नीचे की तरफ आती है और वो घाटी की तली में पहुंच जाती है। क्योंकि वो भारी है इसलिए वो घाटी के तली में आ गई और वहां पर जो गर्म हवा थी उसको वो धीरे धीरे ऊपर धकेलती। उससे वहां पर एक अपवर्ड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। इस कारण उसके ऊपरी भाग में गर्म हवा पहुंच जाती है और घाटी के निचले वाले भाग में हमें गर्म हवा, ठंडी हवा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की स्थिति में घाटियों का जो लोअर रीजन है या लोअर जो पार्ट है वहां पर पाले जैसी समस्या देखने को मिलती है और जो ऊपरी भाग होता है वहां पर पाला देखने को नहीं मिलता। तो इस प्रकार से हवा के ऊपर नीचे होने के कारण इस प्रकार की स्थिति जो बनती है उसे हम एडवेक्शनल या अभिवहनीय व्युत्क्रमण कहते हैं। लास्ट वन है जो कहलाता है आपका यांत्रिक, ठीक है। अब ये मैकेनिकल इन्वर्जन किस प्रकार से बनता है, तो ये धरातल से ऊपर वायुमंडल में काफी ऊंचाई पर होता है। इसमें न तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और न ही सोलर रेडिएशन का हाथ रहता है। न तो यहाँ पर किसी प्रकार की गैसों का एब्जॉर्प्शन चलता है यानी अवशोषण भी नहीं होता है और न ही किसी प्रकार की कोई पवनों के संपर्क का हाथ रहता है। ये स्थिति कब होती है कि वायुमंडल में वायु के ऊपर या नीचे आने के कारण इस प्रकार की स्थिति होती है। यानी जहां पर ठंडी वायु है तो ठंडी वायु भारी होने के कारण नीचे चली आती है, ठीक है। जैसे नीचे आएगी तो नीचे आने के कारण वो कंप्रेस होगी, संपीड़ित होगी और उससे धरातल या वो जो हवा है वो गर्म होने लगेगी, ठीक है। ये भी एक एडवेक्शनल व्युत्क्रमण का ही प्रकार है। इस प्रकार के इन्वर्जन में वायुमंडल में वायु के ऊपर या नीचे गति के कारण इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। कभी कभी गर्म वायु तेजी से ऊपर की ओर उठती है। क्यों उठती है गर्म, क्योंकि वो हल्की है। अब वो ऊपर चली गई तो उसका स्थान लेने के लिए जो जगह खाली हुई, जो वॉइड हुआ, उस वॉइड को भरने के लिए जो ठंडी हवा है, जो भारी वायु है, वो क्या करेगी, नीचे बैठेगी। यानी वह नीचे आएगी और गर्म हवा ऊपर उठेगी। इस प्रकार से वहां पर व्युत्क्रमण या इन्वर्जन की स्थिति बनती है। जब वायु नीचे की ओर मूव करती है
तो वो कॉम्प्रेस होती है, और जैसे जैसे कॉम्प्रेस होती रहती है वो गर्म होने लगती है। और इस प्रकार ये क्रिया अगर लंबे समय तक इस प्रकार से चली रहे तो बीच में ही वायु की एक गर्म परत का विकास हो जाता है। गर्म क्यों हो रही है? क्योंकि वो कॉम्प्रेस हो रही है। तो जो हवाएं, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो हवाएं पहाड़ से नीचे उतरेगी, देखिएगा इसको हम पवनों वाले चैप्टर में काफी अच्छे तरीके से समझेंगे। जो हवा, मान लीजिए ये पहाड़ है, इस पहाड़ पर जो हवा इस पहाड़ के सारे सारे ऊपर उठ रही है वो तो हवा होगी ठंडी। यानी जो हवाएं पहाड़ों पर के सहारे ऊपर उठती है वो गर्म होती है, और जो हवाएं नीचे उतरती है वो हमेशा ये ऊपर उठने वाली हवाएं ही गर्म, लेकिन जैसे जैसे ऊपर उठेगी ठंडी होगी। और जो हवाएं नीचे उतर रही है वो जैसे जैसे नीचे उतरेगी वह गर्म होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्रेस हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर दो प्रकार की हवाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, किस प्रकार से एनाबैटिक वेव्स और कैटाबैटिक वेव्स जो है इस प्रकार से वर्क करती है। तो इस प्रकार से व्युत्क्रमण प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखे कि व्युत्क्रमण और व्युत्क्रमण की कितने प्रकार होते हैं। अब क्या प्रभाव व्युत्क्रमण का हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है कि ठंडी कोहरे की स्थिति, यानी जो फॉग की स्थिति है वह इसी के कारण बनती है, जो हमें या हमारी इकोनॉमिक जो एक्टिविटी होती है उसको प्रभावित करती है। कोहरा जो होता है वो विजिबिलिटी को कम करता है, दुर्घटनाएं होती है, सड़क हादसे होती हैं, और आर्थिक क्षति भी पहुंचती है। विभिन्न फसलों के लिए ये कोहरा लाभकारी भी होता है, जैसे कि यमन की पहाड़ियों पर सूर्य की तेज धूप से कोहरा जो होता है वह फसल की रक्षा करता है। यदि नीचे की ठंडी वायु का टेम्परेचर अधिक कम हो जाए तो पाले के कारण फलों के बागानों को भारी नुकसान होता है, जो आर्थिक रूप से काफी हानिकारक है। घाटियों में नीचे की ओर पाला पड़ना एक सामान्य सी बात। नीचे पाला क्यों पड़ता है? हमने पढ़ा था कि घाटी प्रतिलोमन किस प्रकार से होता है कि यहाँ पर ये एक वैली है, वैली के ऊपर वाले भाग में काफी हवा यानी रेडिएशन के कारण यहाँ पर इस भाग पर जो संपर्क में जितनी भी हवा आएगी वो ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो जाएगी तो वो ठंडी हवा इस घाटी के अंदर पहुंच जाएगी, और अंदर जो गर्म हवा है उसको वो बाहर की ओर धकेल देगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ठंडक अधिक रहती है, और यही कारण है कि यहाँ पर पाला पड़ता है। परसिपिटेशन या वर्षण के रूप में यहाँ पर पाला की घटना होती है जो अलाभकारी होती है। यही कारण है कि घाटियों के इस कोने पर ही लोग अपनी बस्तियां बसाते हैं, घाटियों के अंदरूनी भाग में अपनी बस्ती को नहीं बसाते हैं। इसी प्रकार से वायुमंडल में डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है, प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन की सिचुएशन बनती है, और एंटी साइक्लोन की जब सिचुएशन बनती है तो वर्षा की संभावना कम होती है, जो क्लाउड्स होते हैं वो बिखर जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनती है। जो हिमालयन रीजन है वहां पर सेब के बागानों को काफी नुकसान पहुंचता है इस प्रकार की इन्वर्जन की स्थिति के कारण। तो इस प्रकार से ये इन्वर्जन जो है वह हमारे लिए नुकसानदायक रहता है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा के आसपास के दोनों के जो क्षेत्र है वहां पर जो मिडिल लैटिट्यूड्स है उसके पश्चिमी भागों में प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन्स पाए जाते हैं, और वहीं पर आपको डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये इन्वर्जन मुख्य कारण बनता है। तो इस प्रकार से हमने आज सीखा कि किस प्रकार से टेम्परेचर का इन्वर्जन चलता है। इन्वर्जन के विभिन्न जो प्रकार है उन प्रकारों के अंतर्गत एक बार वापस सारी की सारी स्लाइड्स को मैं चला देता हूं। हमने आज सीखा कि किस प्रकार से इन्वर्जन चलता है, और इन्वर्जन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से चलती है। तो इन्वर्जन क्या होता है
उसके प्रकार के अंतर्गत हमने देखा कि ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एडवेक्स थर्मल होता है, एक एडवेक्शनल होता है और एक होता है यांत्रिक। जो थर्मल है उसको हम रेडिएशन इन्वर्जन भी कहते हैं। उसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया हाइट के हिसाब से। एक रहता है जो सरफेस के पास होता है और एक जो होता है वह अपर एयर या ऊपरी वायुमंडल के अंतर्गत ओजोन मंडल के कारण होता है। तो इस प्रकार से ये थे टेम्परेचर का इन्वर्जन और इन्वर्जन के विभिन्न प्रकार और उससे होने वाले लाभ और उससे होने वाले विभिन्न प्रकार की हानियां। आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ कमी रहती है तो ऑफलाइन क्लासेस के अंतर्गत हम इसे अच्छी तरीके से समझेंगे। धन्यवाद।